देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और हम आपका फिक्र आपकी में स्वागत कर रहे हैं। और यहां पर हमारे इस खास शो में आज सबसे पहले दिखाते हैं कि आपकी फिक्र की बड़ी खबरें क्या क्या है। आज हम भारत की बदली हुई रणनीति का विश्लेषण करेंगे, जिसे देखकर चीन को भी समझ लेना चाहिए कि वो बदले भारत से बच के रहे तो बेहतर है। ये बुद्ध का देश है और बुद्ध के देश का ये शुद्ध संदेश है। और फिर बात करेंगे चीन की सबसे बड़ी चिढ़ की। ये हमें समझना होगा कि भारत आज अड़ा हुआ है तो यूएस भी हमारे साथ खड़ा है, और ये बदलाव हमारे लिए क्यों जरूरी है। इस बीच सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने एक और फिक्र बढ़ाने वाली खुलासा किया है। जो चीन डिसएंगेजमेंट के लिए भारत से बात कर रहा है, उस ड्रैगन की नई होटान साजिश का पता चला है। आज बात करेंगे चीन के फैलाए कोरोना से बचाने वाले वैक्सीन की, जो जल्द ही दुनिया को मिलने वाला है। आपको बताएंगे कि कैसे ये टीका सोना उगलेगा और कोरोना वैक्सीन की ये दौड़ कहां तक पहुंची है। और फिर देश के एक बड़े हिस्से से आती फिक्र की तस्वीर, कहीं भीषण सैलाब तो कहीं बादल फटे और डर के पहाड़। TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्टिंग। लेकिन शुरुआत करते हैं। आज दो मोर्चों पर कामयाबी मिलती दिख रही है, जो हमारी आपकी फिक्र को थोड़ा कम कर देती है। पहली कामयाबी रक्षा क्षेत्र से आ रही है। भारत ड्रोन तैयार करके LAC पर तैनात भी कर दिया है, जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक कदम और आगे ले गया है। दूसरी कामयाबी दुनिया से आ रही है, कोरोना वैक्सीन तैयार करने में मिलती सफलता की। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्वदेशी ड्रोन की। पूर्वी लद्दाख में चल रहे स्टैंड ऑफ के बीच भारत ने स्वदेशी भारत ड्रोन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात कर दिया है। इसे DRDO की चंडीगढ़ लैब में विकसित किया गया है और यह ड्रोन भारतीय सेना को सौंप भी दिया गया है। खास बात यह है कि यह ड्रोन पहाड़ी इलाके और ऊंचे क्षेत्रों में सटीक निगरानी करने में सक्षम है। यह दुनिया का सबसे हल्का ड्रोन है और रडार की पकड़ में नहीं आ सकता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और दोस्त दुश्मन की पहचान कर सकता है। यह रियल टाइम वीडियो देता है, नाइट विजन कैपेबिलिटी से लैस है और यह इतना ताकतवर है कि घने जंगलों में छिपे दुश्मन तक को ढूंढ निकाल सकता है। हमने पहले भी कहा है कि मुश्किल आने पर उसका रास्ता भी निकल जाता है और पानी में उतरने पर तैरना भी आ जाता है। सिर्फ लक्ष्य तय होना चाहिए और खुद पर भरोसा होना चाहिए। भारत ड्रोन की यह कामयाबी यही साबित करती है, क्योंकि हिंदुस्तान ने खुद के दम पर न सिर्फ एक कामयाब ड्रोन बना लिया है, बल्कि LAC पर उसे तैनात करके चीन को सीधी चुनौती भी दे दी। और यह कामयाबी उन लोगों के लिए तमाचा भी है जो देश की क्षमता पर सवाल उठाते रहे हैं। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। चीन ने भी शायद भारत की क्षमता को आंकने में गलती की। उसे जिस टेक्नोलॉजी का गुमान था वो भी टूट रहा है। चीन को अपनी जिस अर्थव्यवस्था पर गुमान था वो अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त होती दिख रही है। चीन को अपनी जिस सेना पर गुमान था वो सेना भी पस्त होती दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि चीन ने भारत की जिस विदेश नीति को देखा था वो विदेश नीति भी बदल गई है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं बुद्ध के देश भारत ने चीन को अपनी बदली हुई विदेश नीति से कौन सा संदेश दिया है, जिसे चीन अब भी समझ जाए तो शायद बेहतर होगा। दुनिया यूं ही नहीं कह रही कि पूर्वी लद्दाख में चीन का भारत से टकराना उसकी भूल थी, और उससे भी बड़ी भूल थी गलवान घाटी में खूनी भिड़ंत तक पहुंचना। भारत ने दशकों पहले ही चीन को अपना साथी मानना छोड़ दिया था, लेकिन पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ स्टैंड ऑफ के बाद भारत ने दशकों पुरानी झिझक भी तोड़ दी। ड्रैगन के आगे भारत अड़ भी गया और लड़ भी गया। ये भारत की बदली हुई विदेश नीति ही है जो ड्रैगन को दिन में भी बुरे सपने दिखाने लगी है, क्योंकि भारत की प्रतिक्रिया में चीन को अपनी बर्बादी दिखने लगी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बदली हुई पॉलिसी और पॉलिसी के असर का खुलासा किया है, जिसमें संकल्प भी है, सजगता भी और निडरता भी। If we are to grow by leveraging the international situation,
then we've got to exploit the opportunities out there. Now, you can't exploit the opportunities by saying, well, I'm going to stay away from it all. And by the way, when I find it useful, I will step out. So either you're in the game or you're not in the game. So I would say that era of great caution and a very much greater dependence, in a sense, on multilateralism. That era is to a certain extent behind us. And we have to step out more. We have to be more confident. We have to articulate our interests better. We need to take risks. भारत ने चीन को एक रिस्क लेकर एलएसी पर घेरा था, लेकिन ये घेरा जब हिंद महासागर की ओर बढ़ा तो चीन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये पहली बार था जब हिंद महासागर में और ऐसे हालात में भारत के समर्थन में अमेरिका के सबसे खौफनाक जंगी जहाज निमित्ज भी आ खड़ा हुआ। कहने को तो ये अमेरिका और भारत का पासेक्स वॉर एक्सरसाइज था, यानी अंडमान से गुजरते हुए एक युद्धाभ्यास, लेकिन बीजिंग भी जानता है कि इस बदले हुए समीकरण में कौन सा सख्त संदेश छिपा है। विस्तारवादी विलन चीन को महासागर से दो मुल्कों ने साफ संदेश दिया है, इस बार भारत अकेला नहीं है। और भारत की ये चेतावनी कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, महज एक गिदड़ भभकी भी नहीं है। अंडमान सागर में जिस वक्त अमेरिका का ये वॉरशिप भारत के साथ युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहा था, एस जयशंकर एक निजी चैनल से बातचीत में नए भारत की रणनीति को रेखांकित कर रहे थे। वो बता रहे थे कि भारत अब न तो रुकेगा न झुकेगा। नए भारत ने अपनी पुरानी नीतियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब संभल कर कदम बढ़ाने का वक्त खत्म हो चुका है। अब वक्त है आगे बढ़कर मुकाबला करने का। अब वक्त है चुनौतियों का सामना करने का। नया भारत किसी खतरे से नहीं डरता, नया भारत जोखिम उठाने से भी नहीं बचता। जाहिर है उनका इशारा चीन की तरफ था। जो हिमालय की सफेद बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर के नीले रण क्षेत्र तक भारत की नई ताकत का जोर देख चुका है। भारत के शूरवीरों की मार और पलटवार का मजा चख चुका है। और अब चीन को समझ लेना होगा कि वो अपनी आर्थिक तरक्की से भारत की तरक्की कतई नहीं रोक सकता। At that time, it was the US and the Soviet Union. We didn't have land borders with either of them. If we are looking at a different era where US and China are 1 and 2, China is our immediate neighbor. So the rise of China, of course, impacted the entire world very, very profoundly. But most of all, it would impact its immediate neighbors. ये सच है, 30 साल के सफर में चीन डिप्टी सुपर पावर बन चुका है। अब वो अपनी आर्थिक तरक्की से अमेरिका को पीछे छोड़ने की दौड़ में लगा है। लेकिन जिनपिंग शायद नहीं जानते कि गिरी हुई नीयत लेकर कोई मुल्क ऊपर नहीं उठ सकता। कोरोना का संक्रमण छिपाकर और पूरी दुनिया में फैलाकर जिनपिंग को अपनी नजरों में भी गिर जाना था, लेकिन उन्होंने अपनी गिरती हुई साख बचाने के लिए पूर्वी लद्दाख में भारत से लड़ाई का रास्ता चुना। भारत की ओर आ रही तरक्की को रोकने का रास्ता चुना। चीन को उसकी मनमर्जी से रोकने में भारत के लिए खतरा भी था, लेकिन भारत ने उसी खतरनाक रास्ते से आगे जाने का फैसला किया। चीन को सैन्य शक्तियों से जवाब तो दिया ही, अब भारत के चारों ओर दुश्मन देश बिठाने के लिए चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स यानी मोतियों की माला जो पिरोई है, उसे भी छिन्न भिन्न करने की तैयारी है। Bear in mind, a lot of it is also politics at work. Their politics, our politics, sometimes the interplay of politics. Often it would be, sharp positioning, which may be, sort of magnified by the media. So we can't wish these things away. I mean, this is politics at work. It's not unique to us. I mean, every region would have its own. सरहद से लेकर समंदर तक ड्रैगन की हर दांव नाकाम हुई। ये भारत की नई रणनीति का ही नतीजा है। ये नए भारत की नई डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि कभी हिंदुस्तान के खिलाफ जंग के लिए पहुंचा अमेरिका का 7वां बेड़ा आज नीले रण क्षेत्र में भारत के साथ आ खड़ा हुआ है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ये अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और अब जब भारत ने पाकिस्तान पर संपूर्ण विजय हासिल की थी, तब भारत को डराने के लिए अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में ला खड़ा किया था। आखिर पाकिस्तान के चालबाज तानाशाहों ने अमेरिका को धोखे पर धोखा दिया।
दोनों हाथों से लूटा और फिर दोस्त बनकर चीन भी अमेरिका को ठगने लगा। बदले हालात ने अमेरिका को लोकतंत्र के साथ ला खड़ा किया। लोकतांत्रिक देश भारत के साथ भी ला खड़ा किया है, जहां इंसान है, इंसानियत है और भरोसे की पक्की वजह भी। कोरोना से दुनिया का चीन से जितना भरोसा टूटा है, उतना ही भारत की अच्छी नीयत ने भरोसा जोड़ा है। यही वजह है कि दुनिया अब चीन से हटकर भारत की ओर देख रही है। जो अमेरिका 1971 की लड़ाई में भारत के खिलाफ था, वो साथ में आकर खड़ा है और इससे चीन कितना चिढ़ा हुआ है, ये ग्लोबल टाइम्स के एक ट्वीट से समझ आया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय मीडिया यूएसएस निमित्ज के साथ युद्धाभ्यास का चाहे कितना भी हवा खड़ा कर ले, चीन और भारत की सीमा के हालात नहीं बदलने वाले। कुछ भारतीय लोमड़ी की तरह शेर की शक्ति को अपने फायदे के लिए भुनाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका से समर्थन लेने की कोशिश बेकार जाएगी। तो सुना आपने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भोंपू मीडिया क्या कह रही है। अगर आप गौर करेंगे तो ग्लोबल टाइम्स के इस ट्वीट के एक एक शब्द में चिढ़ नजर आएगी, खींच नजर आएगी। भारत की नीतियों में हुए बदलाव से चीन बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि रूस से भारत की दोस्ती हमेशा की तरह बनी हुई है और अमेरिका भी भारत के साथ है। आप समझते हैं कि इस पॉलिसी शिफ्ट से भारत को हासिल क्या होगा? Today, people turn to us as part of a solution. We are not necessarily the bystander who may get sucked into other people's issues, but we have a contribution to make. The big issues of the day. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए चीन के सामने साफ कर दिया है कि भारत अब मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। विश्व समुदाय में भारत अब अपनी दखल भी रखेगा और जरूरी हुआ तो चुनौतियों का आगे बढ़कर सामना भी करेगा। सीमा पर चीन के साथ टकराव में भारत इसकी झलक दिखा चुका है। 15 जून के खूनी संघर्ष के बाद ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर LAC पर घातक मिसाइलों और टैंकों की तैनाती भी कर चुका है। यानी चीन जितना आगे बढ़ रहा है, भारत उससे एक कदम आगे पहुंच रहा है। भारत जानता है कि अब संभल कर चलने का समय बीत चुका है। अब या तो आप इस खेल में हैं या नहीं हैं। अब जोखिम उठाना ही होगा, वैश्विक हालात को देखकर कदम आगे बढ़ाना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि भारत की ये पॉलिसी शिफ्ट किस हद तक सही है। दुनिया के बड़ी चुनौतियां जो हैं, अगर उनको हल करना है तो भारत को उसमें लीडरशिप रोल ज़रूर अपनाना पड़ेगा, नहीं और भारत को पूरी तरीके से उसमें सफल होना पड़ेगा। तभी इसमें ये वाले जो इश्यूज़ हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, इनके ऊपर हम काबू पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 40 सालों में साम्यवादी चीन की तस्वीर बदल गई है। मानवाधिकार के नियमों को ताक पर रखकर अपनी जनता की आज़ादी को बूटों के नीचे कुचलकर चीन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया, जबकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश मूल्यों की हिफाजत के लिए विकास की संधि दौड़ में पीछे रह गए। लेकिन अब जब विस्तारवादी चीन अपने पड़ोसियों पर दबदबा बनाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहा है, तो भारत के लिए ज़रूरी हो गया है कि चीन के 1962 की जंग के मुगालते को तोड़ा जाए। हमको अपने अंदरूनी तौर पर अपनी जो इंटरनल स्ट्रेंथ्स हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसको बहुत बढ़ाना होगा। और कोलैबोरेशंस हैं दूसरे देशों के साथ, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप वगैरह, उनको भी और मजबूत करना होगा, जिससे कि ये इनका असर जब हम चीन के साथ बातचीत करते हैं तो उस संबंधों पर भी अच्छी तरीके से उसके ऊपर पड़ सके। चीन न सिर्फ खुद भारत के साथ टकराव के हालात पैदा कर रहा है, बल्कि नेपाल और श्रीलंका जैसे भारत के पड़ोसी देशों को अपना आर्थिक गुलाम बनाकर उन्हें भारत के खिलाफ भड़का भी रहा है। एक साथ भारत के साथ कई मोर्चे खोलने की साजिश रच रहा है। यही फिक्र भारत की नीति बदलने की जड़ में छिपी है। बदली विदेश नीति से भारत ने चीन की चाल पर नजर रखना शुरू कर दिया है। चीन के जाल को तोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे चीन चिढ़ा भी हुआ है और अंदर से डरा भी हुआ है। तो आपको बताएं, कहावत है कि जिसने भी समंदर की लहरों पर राज किया है, दुनिया उसी की है। यही वजह है कि समंदर की लहरों पर राज करने के लिए कोरोना विलेन चीन और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
साउथ चाइना सी के बाद चीन की नजर हिंद महासागर पर है। अब वो हिंद महासागर को हड़पने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या है ये हिंद महासागर में ड्रैगन की लाल साजिश का नया चैप्टर, और कैसे भारत हिंद महासागर में चीनी चक्रव्यूह को तोड़ेगा, हम आपको यहां पर बिग वॉल पर ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आइए सीधे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूं। इसको समझने वाली बात है, यहां पर जो गौर करने वाली बात है, इस पूरे ग्राफिक्स को आप समझिए। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबमरीन्स वो काफी मैटर करती हैं। पहले आप देखें, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हिंद महासागर में चीन की नौसेना का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहां है। ग्वादर पाकिस्तान, चीनी नौसेना की बेस की तैयारी। पहला पॉइंट है अफ्रीका में जिबूती, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। और किस तरीके से अफ्रीका में चीन ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया है, फिर उनको अपना गुलाम बना लिया है। अगर यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि चीन पहले उधार देता है और फिर अपना उसको पूरी तरीके से गुलाम बना लेता है। और यही हाल यहां पर किया है पाकिस्तान में। दूसरा पॉइंट है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, यहां पर चीनी नेवी बेस बनाने की तैयारी चल रही है। गौर करें आप इस पर। तीसरा पॉइंट है मालदीव में, और यह है फेदुफिनोलोहू मालदीव में। अब मालदीव में भी आप देखें किस तरीके से मालदीव पहले भारत के साथ हो रहा था और फिर एकाएक पलटी मारने लग गया। ये यहां पर भी एक पोर्ट बन रहा है, ये गौर करें आप। अब आप समझे कि कैसे चीन की 3 सबमरीन रूट के जरिए हिंद महासागर में भारत की घेराबंदी कर रहा है। और लेकिन ये 3 रूट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आप इस चीज को समझें जो आपके लिए जानकारी है कि सबमरीन जो होती हैं उनका जो पेनिट्रेशन होता है वो इतना लीथल होता है कि वो पोर्ट में खड़े शिप्स को उड़ा सकती हैं। और सबमरीन का जो वॉरफेयर है वो एकदम अलग वॉरफेयर है। पहला है मलक्का स्ट्रेट, जो आपके सामने यहां पर दिखा रहा है, सबमरीन रूट है। दरअसल मलक्का वो रूट है जो चीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वही रूट है जिसके जरिए चीन का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है, और सबमरीन का यहां पर होना एक थ्रेट परसेप्शन लेकर आता है। आपको बता दें कि इसी रास्ते से चीन की करीब 80% ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल शांति काल में ही हो सकता है, युद्ध काल में नहीं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, और मैं चाहूंगा इसको थोड़ा टाइट करें आप प्लीज। लिहाजा भारत को घेरने के लिए चीन सुंदरा स्ट्रेट का विकल्प चुन सकता है। सुंदरा स्ट्रेट, ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरा देखें आप, ये रूट हालांकि छोटा है पर मुश्किल भरा है, क्योंकि इस रूट की अगर बात की जाए तो इसमें डीप सी नहीं है। यहां पर गुजरने पर चीन की सबमरीन की हरकतें रडार पर आ सकती हैं। और यह समझना जरूरी है, सबमरीन जो होती है वो जितना नहीं पकड़ में आए तभी थ्रेट है। इसीलिए अक्सर यह कहा जाता है कि हमारी सबमरीन वहां पर है, और कई बार होता भी नहीं है, लेकिन उसका थ्रेट चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट चेंज ओवर करें, जो तीसरा रूट है वो दिखाएं। तीसरा रूट है लोम्बोक स्ट्रेट। डीप सी होने की वजह से चीनी सबमरीन के लिए यह सबसे सुरक्षित रूट है। ये देखें आप, सबसे सुरक्षित रूट है, और यह रूट हालांकि काफी लंबा है। चेंज ओवर करें इसको, यह आपको बताना बहुत जरूरी है। अब कुल मिलाकर ये जो चीज आप देख रहे हैं, अगर चीनी सबमरीन की हिंद महासागर में एंट्री हो जाती है तो उसे दोबारा हथियार और फ्यूल लेने के लिए वापस जाने की जरूरत नहीं। ये आपके सामने हमने कुछ पॉइंटर्स रखे हैं। इन पॉइंटर्स को देखने के बाद अब सीधे चलते हैं वहां पर। और एक चीज मैं चाहूंगा, इसको जरा चेंज ओवर करें पहले। एक ये अब आप ये पॉइंटर्स देखें यहां पर, भारत तोड़ेगा चीनी चक्रव्यूह, ग्वादर पोर्ट, कांडला, मुंबई। अब ये क्या है, शुरू से सुधर रखा है। यही वजह हिंदुस्तान ने चीन को जवाब देने के लिए भी पूरा इंतजाम कर रखा है। पहला ठिकाना है जो आप यहां पर देख रहे हैं, वो है पोर्ट ब्लेयर। ये देखें आप, पोर्ट ब्लेयर की अगर बात की जाए, पोर्ट ब्लेयर में इंडियन नेवी का बेस है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि पोर्ट ब्लेयर वाला जो बेस है, हम बताते नहीं है, लेकिन हमारी सबमरीन्स वहां पर मौजूद होती हैं, ऐसा कहा जाता है। और यहां से भारत मलक्का स्ट्रेट पर नजर रख सकता है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, और खासकर चीनी सबमरीन को ठिकाने लगा सकता है, क्योंकि समुद्र के अंदर का वॉरफेयर एक अलग गेम होता है। दूसरा है गुजरात का कांडला पोर्ट, और ये कांडला पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। भारत ग्वादर पोर्ट पर जारी जो साजिशें हैं उसको नाकाम यहां से कर सकता है। ये समुद्र का वॉरफेयर आप देख रहे हैं। तीसरा मुंबई पोर्ट, यहां से भी भारत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर नजर रख सकता है, बल्कि ये चीन का जो पोर्ट है उसके ऊपर नजर रखी जा सकती है। ये फैक्टर्स हम आपको बता रहे हैं, लेकिन एक चीज समझिए आप, 1995 से लेकर 2015-16 तक चीन की पर ईयर सबमरीन ग्रोथ है वो है 2.6, यानी हर साल वो 2.6 सबमरीन्स बना रहे थे या खरीद रहे थे। ये भारत के लिए एक सबसे बड़ा थ्रेट परसेप्शन है। सबमरीन के मामले में वो हमसे बहुत आगे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो या दूसरी। आइए वापस चलते हैं। कुल मिलाकर अभी जो युद्ध है, अगर युद्ध की स्थिति पर अलग अलग फैक्टर्स में बात की जाए तो सबमरीन जो है उसका एक थ्रेट परसेप्शन, उसका पेनिट्रेशन
और उसका पूरे इस गेम में एक अलग गेम प्लान होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की इन नीतियों का ही नतीजा है कि चीन को हालात उसके हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि सीमा पर वो बार बार टकराव के हालात पैदा कर रहा है। ये जानते हुए भी कि 1962 का भारत नहीं है, नया भारत ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, न सिर्फ सरहद पर बल्कि आर्थिक मोर्चों पर भी चोट पहुंचा रहा है। भारत के सामरिक और आर्थिक पलटवार से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। आपको दिखाते हैं गलवान की लड़ाई को भारत कितना आगे ले जा चुका है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गलवान में चीन की सेना पीएलए के साथ खूनी झड़प के बाद भारत ने पड़ोसी देश को यह सख्त संदेश दिया था, और इस संदेश के साथ ही भारत ने विस्तारवादी देश पर वहां हमला बोला जहां चोट सबसे ज्यादा चुभती। गलवान घाटी में लड़ाई के 14 दिन बाद भारत सरकार ने वो फैसला किया जिससे चीन के होश उड़ गए। टिकटॉक, शेयर इट और यूसी ब्राउजर समेत चीन के 59 ऐप पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। सरकार ने चीन के मोबाइल ऐप को देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। इस बैन से अकेले टिकटॉक और हेलो ऐप चलाने वाली बाइट डांस कंपनी को इस साल करीब 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। भारत चाहता है कि आने वाले समय में वो ग्लोबल एजेंडा तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाए, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि भारत दुनिया में होने वाली छोटे बड़े डेवलपमेंट्स को एक मूक दर्शक की तरह नहीं देखे। इसके बाद खबर आई कि चीनी कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालने के बाद भारत चीन से होने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इससे पहले नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने कहा था कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की किसी भी कंपनी या व्यक्ति को भारत में निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स से होने वाले एफडीआई पर नकेल कसने की तैयारी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि हाईवे प्रोजेक्ट में चाइनीज एंट्री बंद की जाएगी। चीनी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर वाले हाईवे प्रोजेक्ट का टेंडर कैंसिल कर नया टेंडर जारी किया जाएगा। गलवान में झड़प के बाद रेलवे ने भी चीनी कंपनी का ठेका रद्द कर दिया। इसमें कानपुर और मुगलसराय के बीच 417 किलोमीटर लंबे खंड पर सिग्नल और दूरसंचार का काम होना था। भारत ने तुरंत ही सरकार ने एक आदेश जारी करके इस बात की पाबंदी लगा दी कि 100 मिलियन से ज़्यादा का कोई भी निवेश किसी भी पड़ोसी देश से अगर हो रहा हो तो बिना भारत सरकार की प्रायर पूर्व अनुमति से नहीं हो सकता। भारत की रणनीति साफ है कि चीन जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। भारत से लड़ेगा तो ड्रैगन तड़प तड़प कर मरेगा। सरहद और समंदर से लेकर आर्थिक मोर्चे पर भी चीन बड़ा खामियाजा भुगतेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस बीच चीन पर अलग से चर्चा की है, जिसका विषय था चीन जिस तरह से हांगकांग का विद्रोह दबा रहा है, अपने विस्तार का जाल फैला रहा है, उसे कैसे रोका जाए। साथ में दोनों देशों ने चीन के उइगर मुसलमानों पर भी चर्चा की है, जिनके उत्पीड़न को लेकर पूरी दुनिया चिंतित रही है। अमेरिका और इंग्लैंड की इस मीटिंग से साफ है कि दुनिया भी चीन को लेकर चुप नहीं बैठेगी, और यही वजह है कि चीन अपनी खींच एलएसी पर उतार रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं चीन की एक नई साजिश, जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ। पिछले 1 महीने से फॉरवर्ड लोकेशन पर हिंदुस्तान डटा है, ड्रैगन डर से पीछे हटा है, लेकिन ड्रैगन की कम्युनिस्ट राजनीति अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बौखलाहट बढ़ गई है और धोखा भी बढ़ गया है, जो पूर्वी लद्दाख के पास सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हुआ है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास मौजूद सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ड्रैगन के साजिश का सबसे बड़ा सबूत है 22 जून को ली गई ये सैटेलाइट तस्वीर। यह तस्वीर होटान एयरबेस की है। चीन ने पूर्वी लद्दाख के सबसे पास होटान एयरबेस को हाई अलर्ट पर एक्टिव कर दिया है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक यहाँ फाइटर जेट, ड्रोन्स, बमवर्षक और मिसाइल सिस्टम की तैनाती हुई है। रेड आर्मी की ये साजिश कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि होटल वेस्टर्न थिएटर कमांड में चीन का सबसे बड़ा एयरफोर्स बेस है और यहाँ सब हाई अलर्ट पर है।
ये काराकोरम दर्रा के उत्तर पूर्व में लगभग 200 किलोमीटर और पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 एरिया से 400 किलोमीटर से कम दूरी पर है। होटान एयरबेस शहर के नजदीक भी है। यहाँ से सिविल और मिलिट्री ऑपरेशन दोनों एक साथ संभव है। इसके बावजूद एयरबेस पर चीनी एयरफोर्स के पास 3 एप्रन्स यानी विमान खड़ा करने की जगह है, जबकि सिविल टर्मिनल के लिए फिलहाल 1 एप्रन है। इसके बावजूद एयरबेस पर चीनी एयरफोर्स के पास 3 एप्रन्स यानी विमान खड़ा करने की जगह है, जबकि सिविल टर्मिनल के लिए फिलहाल 1 एप्रन है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस बेस में ज्यादा से ज्यादा फाइटर प्लेन को युद्ध के लिए तैयार रखने का आदेश है। ये चीन का फॉरवर्ड एयरबेस है, जहां से तनाव या युद्ध की स्थिति में सबसे पहले हरकत होगी। 22 जून को ली गई इस बेस की अगली तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। सैटेलाइट तस्वीर में भी साफ साफ दिख रहा है कि पीएलए ने यहां अपने 6 फाइटर जेट्स तैनात कर लिए। 2017 से इस लोकेशन पर J-82 और J-11B लड़ाकू विमानों को भी देखा गया, लेकिन कम संख्या में। ताजा तस्वीरों में इन दोनों लड़ाकू विमानों की एक रेजिमेंट इस लोकेशन पर दिख रही और सभी फाइटर घातक मिसाइल से लसे। चीनी सेना का यह दुस्साहस आखिरी नहीं है। अभी इस तरह की और भी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि क्यों जिनपिंग की जुबान और चीन की फौज पर भारत को भरोसा नहीं। एयरबेस की एक पट्टी यानी एप्रन पर 4 विशेष विमान खड़े दिखाई देते। Y-8 GX4 एलियंट विमान है और 2 KJ-500, Y-9 JX-10 अर्ली वार्निंग विमान है। Y-8 GX4 इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदरिंग विमान है, जिसके एंटीना में लंबी दूरी की जैमिंग तकनीक है। मतलब ये कि चीन इस विमान के जरिए जासूसी भी कर सकता है और अपने फाइटर प्लेन को अलर्ट भी कर सकता है। चीन की नीयत साफ नहीं है। चीन LAC के करीब 1 किलोमीटर पश्चिमी हिस्से में लगातार अपना दावा कर रहा है। ऐसे में लद्दाख क्षेत्र में चीन की ओर से यह तैनाती घातक और स्थायी ही लगती है। हालांकि होटान एयरबेस में J-11B की तैनाती के बाद कई पुराने फाइटर प्लेन को पीछे भी हटा दिया गया। इनमें से एक है J-7। सैटेलाइट तस्वीरों में J-7 विमान ड्रोन हैंगर के पास एक अस्थायी एप्रन में पार्क किए गए दिखते हैं, लेकिन UAV हैंगर्स के पास होने की वजह से एक आशंका यह भी है कि J-7 लड़ाकू विमानों को रिमोट कंट्रोल मॉड्यूल से लैस करने के बाद चीन इसे UAV यानी ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इस एयरबेस पर 1 साल के भीतर ही 3 नए हैंगर्स बनाए गए। यहां एयर डिफेंस की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SCM को देखा गया। SCM कम से कम 7 रडार के साथ इस लोकेशन पर है। SCM की बैटरी को स्पेशल यूनिट और छोटे हेलीपोर्ट के साथ लोकेट किया गया। चीन चोरी छिपे इसे अंजाम दे रहा है, लेकिन सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने उसकी पोल पट्टी खोल दी। ड्रैगन की एक और खूनी साजिश का खुलासा कर दिया गया। सैटेलाइट तस्वीरों में एक प्रशासनिक भवन भी है, जिसे जाल से छिपाया गया। यही नहीं, रडार को भी जाल से छिपाने की कोशिश की गई। यहां बड़ी संख्या में सैनिकों के रहने के लिए जगह भी बनाई गई। निर्माण मॉड्यूलर है, जो ये बताता है कि चीनी फौज को इसे पूरा करने की कितनी जल्दबाजी थी। चीनी आर्मी, जिसने अपनी स्थापना के बाद से ही कभी युद्ध जैसी नौबत नहीं देखी, वो अब लद्दाख में LAC के पास युद्ध जैसी तैयारी कर रहा, ये जानते हुए भी कि ना तो भारतीय सैनिकों के पास चीन में तबाही मचाने वाले गोला बारूद की कमी और ना ही हिम्मत और रणनीति की कमी। और अब फिक्र चीन से आई कोरोना वायरस की। कोरोना काल में भी कई जगह स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान भरोसे हैं। ऐसी तस्वीरें लगातार पटना से आ रही हैं, जहां कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनका शव कई दिनों तक वार्ड में ही पड़ा रहता है और कोरोना मरीज उनके बीच रहने को मजबूर होते हैं। ऐसे ही अस्पताल NMCH में TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। बड़ा कठिन होता है ये सब काम करना, ये रिपोर्टिंग करना, तो वहां का दृश्य दिल को दहला देने वाला था। आज का फिक्रनामा हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम पटना के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार NMCH के इमरजेंसी वार्ड के अंदर खड़े हैं और यहां पर हमें बताया गया है कि मरीजों के बीच में मुर्दा पड़े हुए हैं, यानी जो कोरोना पेशेंट इलाज के दौरान मर जाते हैं उनको हटाया भी नहीं जाता और बहुत बुरे हालात हैं। आप देखिए कि पूरे अस्पताल में, अगर आप देखेंगे तो पूरे अस्पताल में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको अब जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये एक डेड बॉडी है। देखिए, ये एक B वार्ड है इमरजेंसी का और यहां पर कोरोना पेशेंट की बॉडी पड़ी हुई है और इसके अंदर भी हालात ऐसे ही हैं।
बताया जाता है कि आइसोलेशन वार्ड के ठीक बाहर जिस कोरोना मरीज का शव पड़ा है उनकी मौत 2 दिन पहले हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइंस के मुताबिक मौत के तुरंत बाद इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, लेकिन अस्पताल ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। शव को प्लास्टिक से पैक कर स्ट्रेचर पर बाहर रख दिया। ये तो वो खौफनाक तस्वीर है जो हमें अस्पताल के बाहर से दिखती है। अस्पताल के अंदर की जो तस्वीर हमें नहीं दिखती, उसे समझने के लिए हम नौसेना के एक रिटायर्ड अफसर के पास पहुंचे। ये कुछ दिनों पहले संक्रमण के बाद इसी अस्पताल में भर्ती थे और ये किस हालात से गुजरे ये इन्हीं से सुनिए। अंदर की तस्वीर बड़ी भयावह है सर। कोई अगर डेड बॉडी रहता, कोई अगर डेथ हो जाता है तो 2 से 3 दिन तक जो है उसको बगैर सील किए छोड़ा जाता है। कि जैसा कि सबको मालूम होगा कि डेड बॉडी से वायरस फर करके बाहर निकलने का ट्राई करता है और उसके बगल में जो है उसके बगल में पेशेंट सोए रहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी भयावह स्थिति है सर। मेरे बेड के सामने ही है, कल से कोई नहीं आया डॉक्टर। इनसे हम बात कर ही रहे थे कि एक और कोरोना मरीज हमारे पास आ पहुंचे। उन्होंने भी हमें एनएमसीएच के अंदर का हाल बताया और ये भी बताया कि कोविड वार्ड के अंदर 2 दिनों से एक कोरोना मरीज का शव पड़ा है, जिंदा मरीजों के बीच खौफ का पर्याय बनकर। आप भी कोरोना पॉजिटिव हैं? हाँ। अंदर डेड बॉडी आपके उसमें वार्ड में डेड बॉडी मेरे बेड के सामने ही है, कल से कोई नहीं आया डॉक्टर, कोई नहीं आया। क्या तो कैसे डेड बॉडी के बगल में कैसे रहने को आप लोग मजबूर हैं? तो क्या ही कर सकते हैं, कोई देखने वाला है ही नहीं। बस समझिए कि खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। अब मरीजों के खौफ का अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाइए। एनएमसीएच के ही कोविड वार्ड के अंदर 2 दिनों से शव पड़ा रहा और इसी वार्ड में 14 से 15 कोरोना मरीज भी थे। मरीजों ने इसकी शिकायत नर्स, वार्ड बॉय और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों तक कहां तक नहीं की, लेकिन किसी ने भी शव को हटाने की जहमत नहीं उठाई। तब मरीज के एक रिश्तेदार ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। डेड बॉडी कल ही से रखा हुआ, अभी तक हटाया नहीं गया। दूसरा पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। आपको बता दें कि पटना के नंबर 2 अस्पताल एनएमसीएच में बदइंतजामी की कहानी कोविड टेस्टिंग से ही शुरू हो जाती है। 2-2, 3-3 दिनों तक यहाँ लोग कोरोना जांच के लिए भटकते रहते हैं। कोरोना का जांच करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर साहब जांच करने के लिए पर्ची बना के दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर में अभी भी जांच करने वाले कोई भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुबह 11 बजे से हम खा रहे हैं यहाँ पर। पेशेंट रहते हुए भी वो देख के उल्टी कर के जो है ना और परेशान हो जाते हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, पेशेंट को खुद लाना पड़ता है। जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलता वो गायब है। तो ये है कोरोना काल में बिहार की फिक्र बड़ी इसलिए भी है क्योंकि अगर कोरोना से जंग में राजधानी पटना इस कदर बेहाल है तो फिर गांव देहात में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होंगी और आखिर कब तक कोरोना से जंग के लिए तैयार होगा बिहार। कोरोना काल में आज पूरे विश्व को इंतजार है वैक्सीन का, इसलिए पूरी दुनिया इस वैक्सीन के पीछे भाग रही है। ऐसा लग रहा है कि जिस किसी देश ने कोरोना का टीका सबसे पहले इजाद कर लिया उसके हाथ सोने का खजाना लग जाएगा। ऐसे में खबर है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका कोरोना पर जीत हासिल करने के बेहद नजदीक पहुंच चुकी हैं। दुनिया भर के 750 करोड़ लोग आज कोरोना का नाम सुन सुनकर और इस काल को झेलकर थक चुके हैं। आप में से कई लोग इस सोच में भी डूबे हैं कि पहले वाली जिंदगी फिर लौटेगी भी या नहीं। इसका जवाब है वैक्सीन। तो जानिए कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है। घातक कोरोना वायरस के खात्मे के लिए एक वैक्सीन चमत्कार के करीब पहुंच गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन ने कोरोना पर मानो पहली जीत दर्ज कर ली है। पहले और दूसरे फेज के ट्रायल में वैक्सीन सफल साबित हुई है। दूसरे फेज में इसका 1000 स्वस्थ लोगों पर ट्रायल किया गया। ट्रायल में यह साबित हुआ कि वैक्सीन ने इंसानों के शरीर में न सिर्फ कोरोना वायरस को मारा बल्कि इससे लड़ने के लिए शरीर के अंदर प्रतिरोधक टी सेल भी पैदा किए। अब इसका तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। भारत में भी इसके लॉन्चिंग से पहले यहां वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कोरोना वैक्सीन विकसित करने में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII का भी साथ मिल रहा है। SII दुनिया में दवा बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसके CEO अदार पूनावाला ने कहा है कि कंपनी 1 हफ्ते के अंदर इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने का लाइसेंस लेने के लिए भारतीय दवा नियामक के पास आवेदन करेगी। ब्रिटेन के अलावा चीन की कोरोना वैक्सीन भी एक कदम आगे बढ़ चुकी है। China.org की खबर के मुताबिक पहले फेज की तुलना में चीन की वैक्सीन को दूसरे फेज में ज्यादा लोगों पर ट्रायल किया गया।
फेज 1 में 108 स्वस्थ लोगों पर ट्रायल किया गया था, जबकि दूसरे फेज में इस वैक्सीन को 508 लोगों पर ट्रायल किया गया और इसे हर उम्र के लोगों के लिए लाभकारी बताया गया। अब सवाल उठता है कि भारत इस रेस में कहां है। भारत की बात करें तो यहां अभी करीब 7 कंपनियां वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं और दुनिया में जो 11 वैक्सीन इस समय ह्यूमन ट्रायल के एडवांस फेज में जा चुकी हैं, उनमें भी 2 वैक्सीन भारत की हैं, जिनमें पहली है भारत बायोटेक और ICMR द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन, जिसे कोवैक्सीन नाम दिया गया है। इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 20 जुलाई से दिल्ली के एम्स में शुरू हो गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब शुरू हो गया है। हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो हमारा टारगेट है 100 पेशेंट का वो हो जाए। जब 50 पेशेंट हो गए तो उनको हम मॉनिटर करेंगे। जो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है उनको डेटा देंगे, फिर उसमें जब लगेगा कि ये सेफ़ हैं फिर हम नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे, जिसमें फिर और पेशेंट्स को रिक्रूट करेंगे। और भारत रेस में दूसरे नंबर पर है। जो वैक्सीन है उसका नाम है ज़ाइकोविडी, जिसे जाइडस कैडिला नामक भारतीय कंपनी बना रही। हो सकता है कि दुनिया का कोई और मुल्क वैक्सीन की रेस में जीत जाए, लेकिन भारत के बिना उसका मिशन अधूरा रहेगा, क्योंकि भारत को दवा बनाने वाली फैक्ट्री कहा जाता है और टीकों का 50% उत्पादन भारत में ही होता है। ऐसे में अगर कोई भी देश टीका हासिल कर कोरोना विक्ट्री लीडर चाहेगा तो भारत के बिना उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। चीन से सीमा विवाद के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा LAC पर हमारी सीधी नजर। भारत के साथ मजबूत संबंध के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध। हिंद महासागर में दोनों देशों की नेवी की जॉइंट एक्सरसाइज। पायलट गुट के बागी विधायकों को हाईकोर्ट से राहत, स्पीकर को 24 जुलाई तक कार्रवाई न करने का निर्देश। विधायक दल की बैठक में बोले सीएम गहलोत, सरकार पर कोई संकट नहीं, सत्य की होगी जीत। कोरोना और चीन के मामले पर कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार, राहुल गांधी ने सरकार पर फिर बोला हमला। प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली दंगों से लेकर चीन के सवाल पर कांग्रेस को घेरा। पटना NMCH में बदइंतजामी के मामले में कार्रवाई, कोविड अस्पताल में अधीक्षक निर्मल कुमार हटाए गए। TV9 भारतवर्ष की खबर के बाद जागी सुशासन सरकार। कोरोना संकट में राजधानी दिल्ली से राहत की खबर, रिकवरी रेट पहुंचा 85%, 24 घंटे में 1200 मरीज हुए ठीक। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 11,55,000 के पार। राजधानी दिल्ली से लेकर असम तक बारिश से बेहाल, यूपी बिहार में भी बाढ़ से लाखों लोग बेघर, लोगों का जीना मुहाल। TV9 भारतवर्ष और भव्य राम मंदिर की पहली तस्वीर, अब 161 फीट का फहराया गया भगवा, 3 की जगह बनेंगे 5 गगनचुंबी शिखर। 3 मंजिला होगा भगवान रामलला का मंदिर। अधूरी रह जाएगी बाबा बर्फानी के दर्शन की आस, इस साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा, कोरोना के चलते श्राइन बोर्ड ने लिया फैसला। कोरोना संकट के बीच UAE में खेला जा सकता है IPL, बोर्ड ने भारत सरकार से मांगी इजाजत। कोरोना के चलते T20 वर्ल्ड कप किया गया रद्द। और अब बात बारिश और बाढ़ के कहर की, जिसने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में हाहाकार मचा रखा है। कहीं भारी बारिश से ऊंचे ऊंचे पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं, तो कहीं नदियों में उफान से आई बाढ़ ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। बारिश की मार से पहाड़ टूट रहे हैं। चट्टानों के दरकने की आवाज से कलेजा कांप उठता है। OMG। लैंडस्लाइड का ये वीडियो उत्तराखंड के चमोली में पीपल कोटी का है, जहां नेशनल हाईवे 7 पर अचानक पहाड़ से पत्थर टूटकर गिरने लगे। डर के मारे सड़क पर गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गईं, लेकिन ये तो पहाड़ का ट्रेलर था। कुछ ही देर में देखते ही देखते पत्थरों और मिट्टी का सैलाब आ गया। OMG। भाई साहब। इस साल पहाड़ पर कहर टूट रहा है और कुदरत के कहर की ये दूसरी तस्वीर है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की।
यहाँ जान की बाजी लगाकर एक बिजली कर्मचारी गौरी नदी में उतरा था। एक रस्सी के सहारे उफनती गौरी नदी को पार करने की कोशिश में जुटा था। लेकिन जरा सी चूक हुई और बिजली का ये कर्मचारी तेज धार में तिनके की तरह बह गया। ये बारिश और बाढ़ से गुल हुई बिजली की सप्लाई दोबारा चालू करने निकला था और इस तस्वीर को देख रहे लोगों ने तब राहत की सांस ली जब ये कर्मचारी बच गया। घर दब चुके हैं और लोग बह चुके हैं। मौसम की मार, बारिश और बाढ़ से असम और बिहार भी बेहाल है। बिहार के मोतिहारी में घरबार, खेत खलियान सब डूब चुके हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। पूरा गांव टापू में तब्दील हो चुका है। पुजरिया गांव में हम लोग इस वक्त दाखिल हो चुके हैं और आप तस्वीरें देखिए कि चारों तरफ जल सैलाब है और इस जल सैलाब में ये तमाम जो आपको छप्पर के मकान दिख रहे हैं, ये तमाम मकान डूब चुके थे और इनमें रहने वाले तमाम लोग अब सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। घर में जब पानी घुस गया तो लोग गांव छोड़कर ऊंची जगहों पर आ गए। नदी के तटबंध पर रहने को मजबूर हैं। और अब जो है सो है। 90, 95, 96, 98, यहां तक कि 99 और उसमें भी दशमलव के बाद 100 तक पहुंचते मार्क्स। पहले फर्स्ट डिवीजन लाना धरती पर गंगा को उतार लाने जैसा होता था। अब या तो पहले के सभी विद्यार्थी वाकई इतने काबिल नहीं थे या फिर नंबर देने वाला सिस्टम इतना उदार नहीं था। हालांकि आज भी आप देखें तो हर पिछली पीढ़ी के साथ आपको स्कॉलर्स और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का ज्ञान ज्यादा गहरा और उसकी नींव ज्यादा मजबूत मिलेगी। अंतर वही मिलेगा जो पुराने पंखे और आज के पंखों में। पुराने वाले देखने में कम आकर्षक भले हों पर मजबूत, भारी और टिकाऊ इतने कि कई सरकारी इमारतों में आज भी अंग्रेजों के लगाए हुए हवा दे रहे हैं। आज वाले देखने में कमाल हैं, फैंसी हैं, पर हल्के और हर साल सर्विस मांगने वाले हैं। मेधावी और मेहनती छात्रों की कमी आज भी नहीं है, लेकिन पहले क्या विद्यार्थियों में अकल और प्रतिभा का टोटा था कि 75 या 80% लाने में घोड़े खुल जाते थे। कई बार तो आज वालों के नंबर देखकर लगता है कि मेरे वक्त में अगर अपनी उत्तर पुस्तिका मुझे खुद जांचने के लिए दे दी जाती तो भी मैं खुद को इतने नंबर न दे पाता। बाकी तो जो है सो है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।